Hello, my dear students. Welcome to another session where we are discussing previous year questions of Maharashtra CET examination. So let us start the session. You can connect with me on Telegram at ADITYAKT and join the Telegram group CATZAT-MBA. So we'll do some quantity comparison questions at first in this session. The first question is from Maharashtra CET examination 2020. The statement is saying train A crosses a platform of length 520 meters and a man in 22 by 8.8 seconds and 7.2 seconds respectively. प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में टाइम लग रहा है 520 मीटर्स का लेंथ का प्लेटफॉर्म है, उसको क्रॉस करने में टाइम लग रहा है 22.8 सेकंड्स का, और टाइम टेकन इन क्रॉसिंग अ मैन इज 7.2 सेकंड्स. ओके, सो मैन को क्रॉस करने में लग रहा है 7.2 सेकंड्स का टाइम. इफेक्टिवली क्या है, जब ट्रेन एक मैन को क्रॉस करेगी तो उस केस में ट्रेन अपनी ही लेंथ को क्रॉस करेगी, इजंट इट सो? और जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ को क्रॉस करेगी. फर्स्ट केस में ट्रेन सिर्फ और सिर्फ अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी, और सेकंड केस में इट्स लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ. और फर्स्ट केस में टाइम लग रहा है 7.2 सेकंड्स का, सेकंड केस में टाइम लग रहा है 22.8 सेकंड्स का. जो डिफरेंस है हमारा, दैट डिफरेंस इज 15.6 सेकंड्स. एंड वी नो कि 15.6 सेकंड्स में ट्रेन इज ट्रैवलिंग कितना, जो डिफरेंस है दैट इज लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, दैट इज द डिफरेंस. तो 520 मीटर्स. यहां से वी कैन गेट स्पीड ऑफ द ट्रेन. स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या आ जाएगी, दैट विल बी 520 डिवाइड बाय 15.6. एक जीरो ऐड हो जाएगा. 52 13 का मल्टीपल है, तो चांसेस है 13 के मल्टीपल ये दोनों के दोनों हो. 13 से काटेंगे तो नीचे कितना 12 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 400 by 12 यानी कि 100 by 3 मीटर पर सेकेंड. दैट इज स्पीड ऑफ द ट्रेन. क्लियर? क्वांटिटी 1 हमारा है, इफ ट्रेन ए क्रॉसेस ट्रेन बी रनिंग इन सेम डायरेक्शन एट 96 किलोमीटर पर आवर. तो ट्रेन बी की हमें स्पीड गिवन है और टोटल टाइम गिवन है 63 सेकंड्स का. तो हमें पता लगाना है लेंथ ऑफ ट्रेन बी क्या होगा. ट्रेन ए का लेंथ हमें पता है, लेंथ कितना है, लेंथ तो पता नहीं है. स्पीड पता है 100 by 3 मीटर पर सेकेंड है, तो लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन ए होगा, ट्रेन ए का लेंथ हो जाएगा कितना, 7.2 सेकंड्स का टाइम लग रहा है इन ट्रैवलिंग इट्स लेंथ, और 7.2 इंटू 100 by 3, तो 240 मीटर्स आ जाएगा. लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज 240 मीटर्स और स्पीड ऑफ ट्रेन ए आ जाएगा 100 by 3 मीटर्स. ये दो इन्फॉर्मेशन तो हमें मिल गया. अब क्वांटिटी 1 के बारे में बात कर रहे हैं, तो ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. ए की स्पीड है 100 by 3, बी की स्पीड क्या होगी 96 किलोमीटर पर आवर है, तो 96 इंटू 5/18 कर देंगे मीटर पर सेकंड का कन्वर्ट करने के लिए. 6 से काटेंगे, ये आ जाएगा 16, ये जाएगा 3 टाइम्स 16 5 सा 80 by 3. देखिए ट्रेन बी की स्पीड स्लोअर है, कम है, और सेम डायरेक्शन में तो स्पीड सब्ट्रैक्ट होंगी. तो इफेक्टिव स्पीड आ जाएगी हमारी 100 by 3 माइनस 80 by 3, यानी कि 100 माइनस 80 डिवाइड बाई 3, दैट इज 20 by 3 मीटर पर सेकंड इज इफेक्टिव स्पीड. और टाइम लग रहा है 63 सेकंड्स का. तो टोटल लेंथ ट्रेवल क्या होगा, लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी, दोनों ट्रेन का जो इक्वल लेंथ होगा, मतलब इक्वल इन द सेंस कि सम अप जो लेंथ होगा, टोटल लेंथ होगा, वही ट्रैवल होगा, इजंट इट सो? और वो वैल्यू आएगा हमारा कितना, रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, यानी कि 20 by 3 इंटू 63, तो दैट इज 420 मीटर्स. ट्रेन ए की लेंथ है 240 और ट्रेन ए प्लस ट्रेन बी की लेंथ है 420, यानी कि यहां से ट्रेन बी की लेंथ आ जाएगी 180 मीटर्स. तो क्वांटिटी 1 हमारा आ गया 180 मीटर्स. क्वांटिटी 2 बारे में बात करते हैं. क्वांटिटी 2 में हो रहा है व्हाट इज लेंथ ऑफ ट्रेन सी, और अगर स्पीड ट्रेन सी की है 90 किलोमीटर पर आवर, 90 यानी कि 25 मीटर पर सेकंड हो गया, और क्रॉसेस ट्रेन ए इन 7.2 सेकंड्स रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रैवल कर रहे हैं. एक की स्पीड है 25, एक की है 100 by 3, और टाइम लग रहा है 7.2. तो लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन सी क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन ए तो पूरा का पूरा क्लियर है 7.2 सेकंड्स, पहले भी आ रहा था हमारा, इजंट इट सो? तो 7.2 इंटू 100 by 3, वो तो 240 है, वो तो लेंथ ए के बराबर ही है. और लेंथ ऑफ ट्रेन सी क्या होगा, दैट विल बी 25 स्पीड है, 25 इंटू 7.2. बेसिकली दोनों वैल्यूज ऐड हो रही है, यानी 25 प्लस 100 by 3 मल्टीप्लाइड बाई 7.2 है, लेकिन हमें पता है कि 100 by 3 स्पीड से 7.2 सेकंड्स चलने में ट्रेन ए अपना लेंथ कवर करता है, तो वो वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन है. उतना कैलकुलेशन हम एक बार फिर से क्यों करेंगे, ठीक है. और 25 इंटू 7.2 कितना होगा, 25 इंटू 7 इज 175 प्लस 5, या फिर देख लो कि 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 इंटू 1.8. इफेक्टिवली दिस इज 240 प्लस 180, 240 लेंथ है,
ट्रेन ए का, तो लेंथ ऑफ ट्रेन सी इज ऑल्सो 180 मीटर्स। ट्रेन बी का लेंथ भी 180 है, ट्रेन सी का लेंथ भी 180 है, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 दोनों ही इक्वल हैं। ऑप्शन ई विल बी द आंसर, दैट बोथ आर इक्वल और देयर इज नो रिलेशन। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा हौच पौच, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग था, एक ही क्वेश्चन में 2-3 सवाल थे, और क्वांटिटी कंपैरिजन के कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे कि मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस को हमें कलेक्ट करके उनको एनालाइज करना है और टाइम लगेगा। तो ये ध्यान देना है कि कौन सा क्वेश्चन ईजी है, एग्जाम में डुएबल है, कौन सा क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कल विद सेंटर O इज सर्कमस्क्राइब्ड विद एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC ऑफ साइड 24√3 सेंटीमीटर। तो सर्कल सेंटर O का है, दैट इज सर्कमस्क्राइब्ड विद एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि सर्कमस्क्राइब क्या कर रहा है, इसको ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो सर्कल तो इनसाइड होगा, और जो ट्रायंगल इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है दैट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब डायग्राम उतना अच्छा शायद ना बन पाए, बट ये इन सर्कल होगा, इजंट इट सो? दिस इज एन इन सर्कल, और ट्रायंगल की लेंथ है 24√3। इन सर्कल का रेडियस क्या होगा? जो एल्टीट्यूड है या जो मीडियन है उसका 1/3 लेंथ होता है, या फिर इन जनरल बात करें तो इफ दिस साइड इज ए, तो इन सर्कल का जो रेडियस है दैट इज a/√3। a/2√3 होगा, a/2√3। ठीक है, a/2√3 हो जाएगा रेडियस, और a हमें है 24√3, तो रेडियस आ जाएगा 24√3/2√3, तो दैट इज 18। तो दिस विल बी 18। ठीक है, कोई दिक्कत? एक सेकेंड 18 कैसे आएगा? √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, 12 आएगा ना, दिस विल बी 12। ये लेंथ आ जाएगा हमारा 12। फिर क्वांटिटी 1 है हमारी, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज वेरी इजी, हाइट तो अपनी आने वाली है कितनी, a√3/2। तो फर्स्ट क्वांटिटी तो बहुत ही ईजी है, सिंपल है, a√3/2 यानी कि 24√3 इंटू √3/2, दैट इज 36। फर्स्ट क्वांटिटी इज 36। सेकंड हमारा कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इन सेंटीमीटर हैविंग पेरीमीटर 120 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस इज 12, यानी कि ब्रेड्थ 12 है, 120 पेरीमीटर है, और रेक्टेंगल है तो 120 इज 2 टाइम्स लेंथ प्लस 12, तो 120/2 यानी कि L + 12 इज 60। तो यहाँ से लेंथ हमारी आ जाएगी 48। फर्स्ट क्वांटिटी है 36, सेकंड है 48, तो सेकंड क्वांटिटी इज ग्रेटर देन फर्स्ट क्वांटिटी। ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ भाव्या एंड वीर 3 years ago was 7:8। 3 years ago, the ratio of age of Bhavya and Veer was 7:8, and 6 years after, this is 10:11. So -3 years ago, this was 7:8, and 6 years after, this is 10:11. डिफरेंस तो दोनों केसेस में सेम आ रहा है, डिफरेंस सेम होना चाहिए हमेशा, चाहे कितने भी साल पहले या बाद की बात हम करें, इजंट इट सो? तो अगर डिफरेंस सेम है तो डायरेक्टली ये वैल्यूज कंपेरेबल है, हम डायरेक्टली 7:8 और 10:11 को कंपेयर कर सकते हैं। और डिफरेंस कितना आ रहा है? एक कहानी हमारी 3 साल पहले की और एक 6 साल बाद की, यानी कि 9 years का डिफरेंस है एक्चुअल में, और यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 3 यूनिट्स का, यानी कि 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 9 years, इजंट इट सो? 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 9 years, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 years हो जाएगा। तो क्लियरली यहाँ पे भाव्या की एज क्या आ जाएगी, 7 × 3 21 years, आज से 3 साल पहले, और वीर की एज आ जाएगी 24 years। ये सब आज से 3 साल पहले की इंफॉर्मेशन है। एट प्रेजेंट क्या होगा, भाव्या की एज आएगी 21 + 3 यानी कि 24 years, और वीर की एज आ जाएगी 24 + 3 यानी कि 27 years। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है अंकित इज 2 years ओल्डर देन भाव्या। तो अंकित अगर 2 years ओल्डर है तो अंकित की एज आ जाएगी +2 यानी कि 26 years, एंड आयुष इज 4 years यंगर देन दैट वीर। आयुष की एज 4 साल कम आ जाएगी, दैट इज 23 years। तो अंकित और आयुष की एज भी हमें पता चल गई। Then question is saying the time when Bhavya and Veer completed their graduation, ratio of their respective age at that time was 20:23.
जब इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तब रेशियो था 20:23, डिफरेंस है 3 का, यानी कि आज से 4 साल पहले की बात है। एट प्रेजेंट से 4 ईयर्स पहले की बात है, 4 ईयर्स पहले कंप्लीट किया ग्रेजुएशन, ठीक है। तो दे कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन 4 ईयर्स बैक। दैट इज आवर इनिशियल इन्फॉर्मेशन। क्वांटिटी 1 कह रहा है सम ऑफ एज ऑफ अंकित एंड आयुष एट द टाइम व्हेन भाव्य एंड वी रिस्पेक्टिवली कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन क्या होगा। 4 साल पहले है तो दोनों की एज में 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अंकित की एज आएगी 26 - 4 यानी 22, और आयुष की एज आएगी 23 - 4 यानी कि 19। सम आ जाएगा 22 + 19 यानी कि 41। तो फर्स्ट क्वांटिटी इज 41। अब सेकंड क्वांटिटी की बात करते हैं। क्वांटिटी नंबर 2, एवरेज एज ऑफ पी क्यू एंड आर 2 ईयर्स हेंस, यानी कि 2 साल बाद विल बी 38 ईयर्स। तो अगर 2 साल बाद एवरेज 38 ईयर्स है तो एट प्रेजेंट एज क्या होगा, एट प्रेजेंट एवरेज क्या होगा। एवरेज होगा एट प्रेजेंट 38 - 2, एवरेज होगा 38 - 2, क्योंकि सबकी एज 2 साल कम होगी तो एवरेज भी 2 साल कम होगा, 36 ईयर्स होगा। और सम क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा 36 × 3, दैट इज 108 ईयर्स। सम विल बी 108 ईयर्स। और साथ में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ क्यू एंड आर इज 16:9, और पी की एज है 33 ईयर्स। तो अगर पी की एज 33 है तो क्यू प्लस आर क्या आ जाएगा, 108 - 33 यानी कि 75 ईयर्स। और क्यू और आर का रेशियो आ रहा है 16:9 का। 16 + 9 है 25 यूनिट्स, 25 यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी 75। तो 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 3, यानी कि क्यू की एज आ जाएगी 48 और आर की एज आ जाएगी 27। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। क्यू की एज आ जाएगी 48, आर की एज आ जाएगी 27। इज दैट मच क्लियर। फिर क्वेश्चन हमसे इसके बाद में कह रहा है हमें इफेक्टिवली निकालना है क्या है यहाँ पे, एवरेज एज ऑफ एन एंड क्यू, एवरेज एज ऑफ एन एंड क्यू निकालना है। फिर हमसे इंफॉर्मेशन कह रहा है रेशियो ऑफ एज ऑफ आर एंड टी 8 ईयर्स हेंस विल बी 7:8। फाइन, हम एन पे फोकस करते हैं। एम इज 4 ईयर्स ओल्डर देन क्यू एंड रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ एम एंड एन इज 13:14। तो एम क्या है, क्यू से 4 साल बड़ा है, 4 ईयर्स ओल्डर है, यानी कि एम की एज होगी 52, और एम और एन का जो रेशियो है दैट इज 13:14। 13 4 = 52, तो एन की एज आ जाएगी 14 × 4 यानी 56। एन की एज है 56 और क्यू की एज है 48, एवरेज होगा 48 + 56, ठीक है। तो एवरेज हमारा आ जाएगा, क्वांटिटी 2 आ जाएगी 48 + 56 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 52। तो क्वांटिटी 2 हमारा आ जाएगा 52। क्वांटिटी 1 है 41 और क्वांटिटी 2 है 52। क्लियरली क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2। ऑप्शन बी इज द आंसर अगेन। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, length of body diagonal of a cube is 60√3 centimeter. If the cube is melted and formed some smaller cubes with a side of 4 centimeter each, or cube is melted and formed some cuboids of each having length of 8 centimeter, width of 5 centimeter and height of 2 centimeter, तो अकॉर्डिंगली हमें क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 बताना है। बॉडी डायगोनल का लेंथ गिवन है क्यूब का, और अगर हमारा क्यूब का एक साइड ए है तो बॉडी डायगोनल का लेंथ होगा a√3, तो a√3 हो जाएगा 60√3। तो दैट इंप्लाइज कि a = 60। और क्यूब्स बनाने के दो तरीके हैं, एक तो है कि इस बड़े से क्यूब को मेल्ट किया एंड देन फॉर्म्ड सम स्मॉलर क्यूब्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ईच। तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे पहले वाले केस में, n1 आ जाएगा हमारा 60 × 60 × 60, दिस इज द वॉल्यूम, एंड दिस डिवाइड बाय 4 × 4 × 4 यानी कि 15 का क्यूब, दिस विल बी टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स जो कि बनेंगे अगर 4 सेंटीमीटर साइड लेंथ के क्यूब्स होंगे। और अगर क्यूबॉइड बनाए तो क्या होगा, नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स कितना होगा, n2 विल बी 60 × 60 × 60 डिवाइडेड बाई 8 × 5 × 2। तो 2 से 30 आया, 5 से 12 आया, और फिर 8 से 7.5 आएगा, या फिर इफेक्टिवली 8 को सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ 6 बचेगा, और फिर बचा 4 से 15 आएगा। तो दिस विल बी 15 × 6 × 30, या फिर क्योंकि फर्स्ट वाली क्वांटिटी से अगर इसको कंपेयर कराएं तो दिस विल बिकम 15 × 15 × 12। फर्स्ट वाला 15 का क्यूब, सेकेंड है 15 का स्क्वायर × 12, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स। इज दैट मच क्लियर, ओके। फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्वांटिटी 1 गिवन है हमें, find the difference between increase in total surface area of all smaller cubes with respect to the original cube and increase in total surface area of all cuboids formed with respect to original cube.
यानी कि सारे के सारे जो क्यूब्स बनेंगे उनका टोटल सरफेस एरिया और इनिशियल क्यूब के सरफेस एरिया का डिफरेंस क्या होगा, दैट इज आवर फर्स्ट क्वांटिटी। और फिर सेकंड क्वांटिटी है इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया, यानी कि डिफरेंस ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड्स, ऑल क्यूबॉइड्स माइनस सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, और दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हमें निकालना है। तो ऐसे पहले वाले केस में अगर हमें पता है कि ओरिजिनल क्यूब का डिफरेंस सरफेस एरिया ए है और इन सारे क्यूब का सरफेस एरिया ए1 है, ए माइनस ए1 विल बी द इंक्रीज, मतलब कि इफेक्टिवली डिफरेंस आ गया, ये ए1 ए से ज़्यादा होगा, ठीक है, क्वांटिटी बाद में लिया, कोई फर्क नहीं, डिफरेंस निकाल लिया हमने। और सेकंड वाले केस में आएगा ए2 माइनस ए, ठीक है, ए2 और ए का डिफरेंस, और जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इफेक्टिवली ए से ए तो कैंसिल आउट हो जाने वाला है, क्योंकि ए दोनों से छोटा आएगा, दोनों केस में ए1 और ए2 बड़े आने वाले हैं, ठीक है। तो क्लियरली हमारा आ जाएगा आंसर ए1 माइनस ए2, हमें यानी कि पहले वाले केस में सरफेस एरिया निकालना है टोटल, और फिर सेकंड वाले केस में सरफेस एरिया निकालना है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। और साथ में हमें जो वैल्यूज गिवन है वो सेंटीमीटर में गिवन है सारी की सारी, और जो क्वांटिटी 2 है वो है 3.16 मीटर स्क्वायर, यानी कि हमें एंड में मीटर स्क्वायर में इसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये गलती नहीं कर देनी है कि इस डेटा में देख के तुम कह दो क्वांटिटी 1 तो डेफिनेटली बड़ा ही आएगा, क्योंकि अगर तुम सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर से कंपेयर करो तो बड़ा दिखेगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हमें अल्टीमेटली वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद ही पता चलेगा कौन सी क्वांटिटी बड़ी होगी। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन होने वाला है, पेशेंस रखना है, क्योंकि जब भी कैलकुलेशन ज्यादा हो तो हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि हम कैसे स्मार्टली कैलकुलेशन को अपने लिए कम से कम कर सके। पहले वाले केस में हमारा टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा स्मॉलर क्यूब्स का, एक स्मॉलर क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, दैट विल बी 6a स्क्वायर, 6 टाइम्स द साइड लेंथ का स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू 4 का स्क्वायर। और सेकंड वाले केस में क्योंकि क्यूबॉइड है तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 2 टाइम्स 8 इंटू 5 प्लस लेंथ इंटू हाइट, यानी 8 इंटू 2 प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी 5 इंटू 2। तो दिस विल बी 2 इंटू 8 इंटू 5 40 प्लस 16 प्लस 10, यानी कि 66, 2 इंटू 66, एंड दिस इज 16 इंटू 6। ओके, अब देखते हैं एक्चुअल में a1 माइनस a2 क्या आ जाएगा। तो हमारा a1 क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स है 15 क्यूब, 15 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 16, दिस इज टोटल सरफेस एरिया इन फर्स्ट केस सेंटीमीटर स्क्वायर में। और सेकंड केस में आएगा 15 का स्क्वायर इंटू 12 इंटू 2 इंटू 66, और ये सब क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके विल डिवाइड भाई, क्योंकि 1 सेंटीमीटर कितना है 1/100 मीटर, इजंट इट सो, तो डिवाइड करेंगे 100 इंटू 100 से टू कन्वर्ट दिस इंटू मीटर स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, बिकॉज 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, दैट इज वाई हमने 1 मीटर इसलिए डिवाइड किया है 100 इंटू 100 से, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर है। क्लियर है? अब कॉमन लेते हैं, जिन चीज़ों को कॉमन लिया जा सकता है, तो 15 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और 6 यहाँ पे भी है, 6 ये भी दिख रहा है हमें, तो 6 इंटू 4 24 भी कॉमन आ जाएगा। तो 15 का स्क्वायर इंटू 24 को अगर बाहर हमने निकाल लिया, ठीक है, तो बचेगा 15 इंटू 4, और सेकंड में आ रहा है हमारा 15 स्क्वायर इंटू 24, यानी कि बचेगा 66 डिवाइड बाई 10 की पावर 4। दिस वैल्यू इज 15 इंटू 4, 60 माइनस 66, डिफरेंस चाहिए हमको, एग्जैक्ट वैल्यू डिफरेंस चाहिए, ठीक है, डिफरेंस चाहिए, तो ये वैल्यू आ रहा है 6, माइनस साइन की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 इंटू 24 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 4, या 100 इंटू 100। अब यहाँ से 5, क्योंकि कुछ काटा पीटी मचाते हैं, तो 5 इंटू 5 25 ले लिया, तो नीचे बच गया 4, 25 कैंसिल आउट हो गया। और कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, तो दिस इज 9 और दिस इज 24 इंटू 6, 144 इंटू 9 बाई 400, अच्छा एक और 4 से भी तो कटेगा, 4 से बचा 6, 36 इंटू 9 बाई 100, तो दैट इज 324 बाई 100, यानी कि 3.24 आ रहा है, और पहले सेकंड वाली क्वांटिटी है 3.16, तो क्लियरली ऑप्शन ए आंसर होगा, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज़्यादा था, कैलकुलेशन में टाइम डेफिनेटली लगने वाला था, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को तो स्किप ही करना पड़ेगा, बट समझ में आना चाहिए, कोई छोटा क्वेश्चन आए तो कैसे आप उसको अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट इसलिए करना है ताकि हमारा जो कैलकुलेशन का स्पीड है बढ़े, हम कैलकुलेशन को स्मार्टली अप्रोच कर पाएँ और चीज़ों को सीख पाएँ। एग्जाम में भले ही इसको स्किप मारोगे, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन आएगा तो स्किप ही करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली अगर कोई छोटा पार्ट आएगा तो उसको हम फटाफट सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटिटी 1, ए मैन हैज 2 सॉलिड बॉल्स, रेशियो बिटवीन रेडियस ऑफ फर्स्ट बॉल एंड सेकंड बॉल इज 4:3।
And if a man cuts the second ball from the middle, then difference between total surface area of first ball and total surface area of the part of the second ball is 1424.5 centimeter square. So we have to find the radius of the bigger ball. That is our quantity number 1. फर्स्ट वाली बॉल तो हमारी पूरी की पूरी स्फेयर है, पूरा स्फेयर है, और सेकेंड वाली बॉल जो है दैट इज हेमिस्फेयर. और रेडियस के बारे में हमें गिवन है, रेशियो गिवन है कि फर्स्ट वाली बॉल का अगर रेडियस 4r है तो सेकंड वाले का रेडियस होगा 3r. और टोटल सरफेस एरिया फर्स्ट वाले केस में क्या होगा, 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर. इजंट इट सो? दिस विल बी 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी 4r का स्क्वायर. और सेकंड वाले केस में हेमिस्फेयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो तो 2 पाई r स्क्वायर होगा, क्योंकि पूरे स्फेयर का हाफ है, और साथ में जो बेस एरिया है वो भी तो पाई r स्क्वायर होगा, यानी 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा. और r यहाँ पे 3r, तो 3 पाई इंटू 3r का होल स्क्वायर. और डिफरेंस हमें दोनों का गिवन है. फर्स्ट वाले केस में एरिया आ रहा है 4 पाई इंटू 4r स्क्वायर, यानी कि 16 इंटू 4, 4 क्यूब पाई r स्क्वायर. और सेकंड वाले केस में 3 क्यूब पाई r स्क्वायर. जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब पाई r स्क्वायर, तो जो कि हो गया 64 माइनस 27, सो दैट इज 37 पाई r स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 1424.5. ओके, ठीक है. अब थोड़ा वो 37 से काटा पीटी करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में. पॉइंट को हटाया, डिवाइड बाई 10 कर दिया. अब 37 से काटे, 37 3 111, तो 3 टाइम्स जाएगा, 111 हो गया. फिर बचा 314, 314 यानी कि 8 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा. 37 इंटू 8 कितना होगा, 37 इंटू 3 इज 111, 37 इंटू 6 विल बी 222, और 37 इंटू 74, 222 प्लस 74 इज 296, 296 यानी कि बच गया 18, 18 बच गया. तो 18 और 5 यानी 185 हो गया. 5 टाइम्स जाएगा, 37 इंटू 5 185, तो 385 बाई 10 यानी कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई हमारी पाई r स्क्वायर की वैल्यू. एंड वी नो कि जब रेडियस हमारा 7 होता है तो पाई r स्क्वायर की वैल्यू आती है 154, और ये एग्जैक्टली 1/4 आ रहा है, यानी कि रेडियस हमारी हाफ होगी तभी तो 1/4 हो रहा है. तो इस केस में हमारा जो रेडियस आएगा, इफ ठीक है अगर ये 7 होता है तो स्मॉल r की वैल्यू आएगी 3.5 या 7/2. बाकी चाहो तो 22/7 लिख के भी कर सकते हो, कोई इसमें समस्या नहीं है. ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, 22 से भी काटा पीटी हो जाएगा, 1 से भी डिविजिबल होगा ना ये. हाँ 1 से भी डिविजिबल है तो स्ट्रेट अवे हाँ 11 से भी वैसे भी तुम सॉल्व कर सकते हो. r तुम्हारा आ जाएगा 3.5. ठीक है, क्लियर. तो स्मॉल r की वैल्यू आ गई 3.5. क्वेश्चन में स्मॉल r नहीं पूछा है, पूछा है रेडियस ऑफ द बिगर बॉल, यानी कि 4r की वैल्यू पूछा है. तो क्वांटिटी 1 हमारी क्या है, 4r, दैट इज 14, दैट इज 14. क्लियर. क्वांटिटी 2 के बारे में बात करते हैं. क्वांटिटी 2 है हमारा, हाइट ऑफ अ सिलिंड्रिकल वेसल इज इक्वल टू साइड ऑफ अ स्क्वायर हैविंग एरिया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अगर एरिया 256 है यानी कि साइड आ जाएगा 16, तो हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल होगी 16, और वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल आ जाएगा पाई r स्क्वायर इंटू 16, यानी कि 22/7 इंटू r स्क्वायर इंटू 16 इज 22176. 22 से कितनी बार जाएगा ये, 22 इंटू 1000 होगा 22,000, यानी कि 1000 प्लस 176 8 टाइम्स, तो 1008 आ रहा है वैल्यू. फिर 16 से काटेंगे, 16 6 96, अच्छा 48, तो 63 टाइम्स जाएगा. r स्क्वायर आ गया 63 इंटू 7, यानी कि बेसिकली आ गया 7 इंटू 7 इंटू 9, तो r आ जाएगा 7 इंटू 3 सेकेंड वाले केस में. ठीक है, इस r को r डैश लिख देते हैं, डिफरेंट तो दिखे थोड़ा सा. ठीक है, तो r डैश हमारा आ गया 21. फर्स्ट में क्वांटिटी आया है 14 4r, और सेकंड वाले में हमें रेडियस ही तो निकालना है, तो रेडियस आ रहा है 21. डेफिनेटली सेकंड वाला क्वांटिटी इज लार्जर, ऑप्शन बी आंसर आएगा. क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2. इज दैट क्लियर. ठीक है, क्लियर है. हाँ, पहले वाले केस में एक्चुअल में अगर हम कैलकुलेशन में पाई को भी खोल लेते हैं सच, तो शायद कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता. आई बिलीव सो, बजाय कि पाई को अलग रखने के. तो 37 इंटू 22/7 r स्क्वायर अगर हम करते तो वैल्यू आती है हमारी 14245/10. फिर 11 से काटेंगे, 2 यहाँ पे बचा, 11 से काटेंगे तो 11 1 ज़ा 11, अच्छा 32, 11 2 ज़ा 22, 104, 11 9 ज़ा 1295. ठीक है, 1295 आ गया. और फिर 37 से काटेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, 37 3 ज़ा 111, और 35 आ गया. ओके, सो r स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 35 इंटू
7 by 2 into 10. दिस इज 7 into 7 by 2 into 2. यस, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान है डेफिनेटली. तो R is 7 by 2. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नाउ देयर आर सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है, हमने क्वांटिटी कंपैरिजन पे बेस्ड 5 क्वेश्चंस किए. आई बिलीव क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अप्रोच क्लियर हुआ होगा. प्रैक्टिस जरूर करना है ऐसे क्वेश्चंस का. हर टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करना है, इसलिए हम कर रहे हैं क्वेश्चंस. 110, 55, 55, देन 110, देन क्वेश्चन मार्क, फिर 3520 है. अब ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जब भी हम सीरीज का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि इस सीरीज में हमारा क्या ऑर्डर लग सकता है. स्क्वायर्स का हो सकता है, क्यूब्स का ऑर्डर हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह, क्योंकि हर टाइप का केस पॉसिबल है. और जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर हम समझ पाएंगे इन सब चीज़ों को. तो यहाँ पे क्लियरली हमारा जो नंबर है पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर सेम नंबर आ गया, और फिर डबल हो गया, और फिर ये जो नंबर आ रहा है 3520, दैट सीम्स 25, 30 टाइम्स लग रहा है, 30 टाइम्स प्लस लग रहा है. इजंट इट सो? तो डेफिनेटली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिनेरियो कुछ बन रहा है, और वो ऑर्डर चेंज हो रहा है, बिकॉज दिस इज 55 इंटू 1 इज 55, दिस इज 55 इंटू 2, और दिस इज 110 इंटू हाफ. तो क्लियरली हाफ 1 2, तो नेक्स्ट होना चाहिए इंटू 4, एंड प्रॉब्ली नेक्स्ट होना चाहिए इंटू 8. ठीक है, तो 110 इंटू 4 कितना आ जाएगा? दैट विल बी 440, और 440 इंटू 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 400 इंटू 8 इज 3200 प्लस 320. तो यस, 3520 आ रहा है, एग्जैक्टली मैच कर रहा है. तो एग्जैक्टली हमारा सीरीज में नेक्स्ट नंबर 440 होना चाहिए, ऑप्शन सी. क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. 8, 5, 7, 18 एंड 80. फिर नेक्स्ट वैल्यू बतानी है. 8 से हम 5 पे जा रहे हैं, और फिर 5 से गए 7 पे, और फिर 7 से गए 18 पे, और फिर 18 से स्ट्रेट अवे 80 पे गए. यानी कहीं ना कहीं है तो मल्टीप्लिकेशन से कनेक्टेड है, क्योंकि एडिशन करके हम पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है. तो एडिशन से तो ऐसा केस पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि एकदम सडन जंप है ना. जैसे हमारा नंबर बड़ा हो रहा है तो जंप बड़ा तेज हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन से कनेक्शन है इसका. तो अगर मल्टीप्लिकेशन से देखें तो 5 और 7 आर ऑलमोस्ट लाइक दैट, कि ऑलमोस्ट इंटू 1 प्लस समथिंग लग रहा है, एंड दिस इज इंटू 2 प्लस समथिंग, दिस इज इंटू 4 प्लस समथिंग. और अगर ये इंटू 1 इंटू 2 इंटू 4 है तो दिस शुड बी इंटू हाफ. 8 इंटू हाफ 4 आ जाएगा, यानी कि 8 इंटू हाफ प्लस 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा. फिर 5 इंटू 1 5 ही रहा, प्लस 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा. देन 7 इंटू 2 14 हुआ, प्लस 4 करेंगे आ जाएगा 18. नेक्स्ट होगा 18 में अगर हम इंटू 4 कर रहे हैं और प्लस 8 करें, क्योंकि 1 देन 2 देन 4, तो प्लस 8, दिस इज 80. एंड देन फिर 80 में हम करें हाफ 1 2 4, जस्ट डबल होगा 80 इंटू 8, और प्लस 8 का डबल 16, तो 80 इंटू 8 640 प्लस 16 656 शुड बी द आंसर, ऑप्शन ए. इज इट क्लियर? ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इलेवन 12 17 30 एंड 59. एंड फिर नेक्स्ट नंबर हमें बताना है. 11 से 12 पे गए प्लस 1 हुआ, 12 से 17 पे गए प्लस 5 हुआ, 17 से 30 पे गए प्लस 13 हुआ, 30 से 59 पे गए प्लस 29 हुआ है. सो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? प्लस 4. पहली बार 1 ऐड हुआ, दूसरी बार 5 ऐड हुआ है तो प्लस 4 हुआ, फिर 13 ऐड हुआ है तो प्लस 8, देन 29 ऐड हुआ है तो प्लस 16, यानी कि 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, यानी नेक्स्ट टाइम होना चाहिए प्लस 32. 29 प्लस 32 कितना होगा? दैट विल बी 61. तो 61 ऐड करेंगे, 59 में 61 ऐड किया तो आ जाएगा आंसर हमारा 120, 120, ऑप्शन सी. इज दैट क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. 1680 1168 1119 903, देन क्वेश्चन मार्क, देन 814. यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रहा है और लगातार स्टीपली डिक्रीज कर रहा है. और कुछ कॉम्बिनेशन ऑर्डर जब डिफरेंस देखेंगे तो शायद चीज़ें बेटर क्लियर हो, क्योंकि यहाँ पे एकदम सडन डिक्रीज है, फिर ऑलमोस्ट 50 का डिक्रीज है, और फिर 200 का डिक्रीज अगेन है,
और फिर अब कुछ डिक्रीज होगा, फिर कुछ डिक्रीज होगा, बट टोटल डिक्रीज 100 के आसपास का आ रहा है। तो देखते हैं, वैल्यूज़ को देख के ही आइडिया लगेगा एग्जैक्टली क्या यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। 903 देन 814, तो 1680 से 1168 पे गए, तो 1200 480 प्लस 52 दैट इज 512, तो 512 का सब्ट्रैक्शन हुआ। फिर 50 - 1 यानी कि 49 का सब्ट्रैक्शन हुआ है। 49 यानी कि 7 का स्क्वायर है, और अगर 7 का स्क्वायर है तो डेफिनेटली दिस इज 8 का क्यूब। स्क्वायर तो है नहीं है, 16 का स्क्वायर ना स्क्वायर नहीं है, 16 √2 का स्क्वायर होगा, √2 से कोई मतलब नहीं है सीरीज में। ठीक है, 1119 से 903 पे गए तो डिफरेंस आया है 216 का, विच इज क्यूब, यानी कि अल्टरनेट क्यूब और स्क्वायर का कॉम्बिनेशन बन रहा है। 8 का क्यूब देन 7 का स्क्वायर देन 6 का क्यूब, तो अगला होना चाहिए हमारा 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर यानी -25, और अगर 25 माइनस कर देंगे तो 900 - 22 यानी कि 878 आएगा। एंड इफ दैट इज सो, तो नेक्स्ट होना चाहिए हमारा क्या, 4 का क्यूब यानी -64, और 878 - 64 इज 814, सो यस दैट इज मैचिंग। एग्जैक्टली यही पैटर्न है, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क देन 237 366 देन 473 547 5777। अगेन ये कहीं ना कहीं एडिशन से रिलेटेड ही है, बिकॉज जो डिफरेंस आ रहा है, एक बार पैटर्न देखेंगे तो शायद बेटर एनालिसिस कर पाए, क्योंकि नंबर्स ऐसे कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का तो कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है यहाँ पे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन का ही है। तो 237 प्लस 366 कितना होगा, दैट विल बी 129, और 366 से 473 में ये आ गया 107, 473 से 547 में 27 प्लस 47 यानी कि 74, और फिर 547 से 577 में आ गया 30 का एडिशन किया हमने। अभी भी कोई ऐसा पैटर्न तो दिख नहीं रहा है एग्जैक्टली। तो 129 से 107, पहले 129 का एडिशन किया, फिर 107 का, डिफरेंस कितने का है, 22 का, फिर डिफरेंस है 7 प्लस 26 यानी कि 33 का, 11 का मल्टीपल आ रहा है, 74 - 30 यानी 44 का डिफरेंस है। यस, 22 33 44 क्लियरली 11 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, इजंट इट सो? तो पहला वाला नंबर में हमारा होना चाहिए, दिस शुड बी -11, और -11 हुआ है तो यानी कि नंबर हमारा क्या होगा, 129 प्लस 11 यानी कि 140। तो जो भी हमारा यहाँ पे वैल्यू आया होगा, दैट प्लस 140 विल बी 237, तो ये नंबर हमारा हो जाएगा 237 - 140, सो दैट विल बी 97, ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस इन दिस सेशन। आई बिलीव सेशन पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आएंगे, अप्रोच क्लियर हुआ होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कभी डाउट आया तो जरूर मेंशन करना कमेंट में। अगर सेशन पसंद आया उसको लाइक जरूर करना है, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम एज वेल। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल एज कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम स्ट्रेट अवे at ADITYAKT. That is all for this session. Bye bye. Take care.